गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की संडे की क्लास में तुम्हारा है संडे मतलब फंडे। मेरे भाइयों, आज तुम्हें उतारना करना तो कुछ है नहीं क्लास में, ठीक है ना? तो करना क्या है सर? करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। अपन को आज क्या देखने हैं? जो चैप्टर 3 था अपना धातु एवं अधातु, देखो उसके अपन ने पूरी किताब का मतलब अपने रीडिंग लगा ली थी, उसके पूरे नोट्स अपन ने बना लिए थे, हर क्लास अपन ने देखी है। उसके बाद में अपन अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा। उसके जो इंटरनली जो अंदर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, उनके ऊपर अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे भाई? चलो, पाठ का नाम था अपना, तीसरा चैप्टर था धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। टाइम को खराब ना करते हुए मेरे भाई, संडे तो है, फंडे तो है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी, ठीक है? चलो, तो पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी, पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। और देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने क्या किया है, मैं तुम्हें पता है मैं इस तरीके से लाने लग गया हूं अब, कि ताकि तुम्हें मतलब क्या हो, क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। मतलब साथ साथ में क्या लेके आए हूं, इसमें आंसर भी लेके आए हूं, ठीक है मेरे भाइयों? चलो, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई। पीतल एक मिश्र धातु है, बताएंगे पीतल किस किस की मिश्र धातु है। तो मैंने ट्रिक बताई थी तुम्हें बेटा, पीताजी, तो तांबा और जिंक की है मेरे भाई, तांबा और जिंक की है। देखो भाई, हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सभी बताते जाएंगे कैसे कैसे हैं और उत्तर भी देते जाएंगे साथ साथ, ठीक है ना? चलो, कमेंट किया करो, नालायक को कमेंट ही नहीं करते हो बिल्कुल ही, बताया तो करो, साथ साथ पूछता रहता हूं। हाँ, सीखोगे, गारंटी है मेरी, ठीक है ना? गारंटी है भाई, गारंटी है, सीखोगे अगर कमेंट करोगे तो। देखो, पीतल एक मिश्र धातु है मेरे भाई, बताएंगे किस किस की मिश्र धातु है। तो तुम बोलोगे सर तांबा और जिंक की। क्यों? क्योंकि सर आपने ट्रिक बताई थी, पीताजी, पीतल जो है वो तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन है। तुम बोलोगे सर से, मतलब से ऑप्शन है जो क्या है, तांबा और जिंक है, ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, ठीक है? लो, बताओ कौन सा क्वेश्चन होगा। अगले अगले का आंसर बताएंगे मेरे भाई, अगले का आंसर बताएंगे। सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए, सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का काम में लिया जाता है? सल्फाइड, मैंने बताया था मेरे बेटे हो, सल्फाइड का मतलब है सोफा, और सोफे पर करते हैं भजन। क्या करते हैं बेटा? भजन करते हैं। तो कौन सी आएगी? भर्जन आएगी, निस्तापन आएगी, संक्षारण आएगी, थर्मिट अभिक्रिया आएगी। तो देखो, सल्फाइड अयस्कों का तो क्या किया जाता है? भर्जन किया जाता है। कार्बोनेट अयस्कों का क्या किया जाता है? निस्तापन किया जाता है। संक्षारण क्या होता है भाई? जब भी कोई धातु खुले वातावरण में रह जाती है, नमी, आर्द्रता या अम्ल के, नमी, हवा और अम्ल के संपर्क में आ जाती है, तो उसकी ऊपरी परत क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है बताएंगे। उसमें भाई अपन क्या कर रहे थे? एल्युमिनियम ऑक्साइड को, है एल्युमिनियम सल्फेट तक एल्युमिनियम ऑक्साइड था, कमेंट करके बताएंगे भाई। थर्मिट प्रक्रम में क्या कर रहे थे अपन? रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए काम में ले रहे थे, ठीक है? आयरन और एल्युमिनियम, उनको पिघलाकर अपन क्या कर रहे थे? इसमें काम में ले रहे थे। तो बताएंगे सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण को क्या बोलेंगे? तुम बोलोगे कि सर सल्फाइड अयस्कों का तो सल्फाइड का याद रखेंगे सोफा, और सोफे पर क्या किया जाता है? भजन किया जाता है मेरे भाई। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें बोलोगे सर ए हो जाएगा। और इसमें देखो तांबा और जिंक, आंसर मैंने साथ साथ दिए हुए हैं भाई, तुम्हें आंसर ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? चलो, इस नंबर पे मैसेज करके तुम मतलब क्या कर सकते हो, ग्रुप में मतलब मुझसे जुड़ सकते हो, और उसके बाद में मैं तुम्हें मतलब इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। आगे देखते हैं मेरे भाई, देखेंगे आगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। ये देखो, पहले एबे सैदे चल रहे हैं, ठीक है ना? वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब एबे सैदे वाले प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है? देखो भाई, तीसरा प्रश्न है अपना, तीसरा प्रश्न है, ए धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। भाई ये धातु की नहीं पूछ रहा, धातु तो कौन सी थी? गैलियम और सीजियम थी सर, जो हथेली पर लेने पर पिघल रही थी। लेकिन एक ए धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। कमरे के ताप पर द्रव होती है, वो होती है सर ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन। लिखवाया है मैंने मेरे भाई, लिखवाया है। तो बताओ, एक ए धातु कौन सी होगी? बताओ कौन सी होगी ए धातु? तुम बोलोगे कि सर मरकरी तो क्या होती है? मरकरी तो धातु होती है जो क्या होती है? द्रव होती है। क्या होती है? कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो देखो, मरकरी नहीं होगी, सल्फर नहीं होगी, कार्बन नहीं होगी, तो क्या होगी? तुम बोलोगे सर ब्रोमीन होगी। क्या होगी? ब्रोमीन। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन सही है, मतलब ब्रोमीन सही है। आगे देखेंगे मेरे भाई, चौथा प्रश्न, वह ए धातु जो चमकीली होती है, बताएंगे कौन सी चमकीली होती है? भाई मैंने लिखवाया है कि आयोडीन एक ऐसी ए धातु होती है सर, एक आयोडीन एक ऐसी ए धातु होती है मेरे भाई जो क्या होती है? चमकीली होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई से का मतलब भाई अपने पास क्या है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन है। बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत है तो किसी को? तुम बोलोगे सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज मैंने नोट्स में लिखवाई है भाई, एक एक चीज मैंने नोट्स में लिखवाई है, और जो नहीं लिखवाई मैंने उसको अंडरलाइन कर किताब में करवाया था। देखो, मैंने बोला था कि आपकी क्लास मतलब 6 बजे से चलेगी, मतलब 6 बजे से चलेगी, चल रही है और चलेगी, ठीक है मेरे भाई? और देखो,
मैं बता रहा हूं आपको 6 बजे की बोला है तो 6 बजे जुड़ जाया करो मेरे भाई। क्यों? क्योंकि 6 बजे अगर तुम देखोगे ना क्लास को तो तुम्हें मतलब बहुत चीजों का बेनिफिट मिलने वाला है। ये तुम्हें आज पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे 1 मंथ या 1.5 मंथ, 1 या 2 महीने बाद में तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर आपने सही कहा था, 6 बजे की क्लास में मजा आता है। अब इसको चाहे तुम 8 बजे देख लो, 10 बजे देख लो, मजा 6 बजे ही आएगा मेरे भैया ना। चलो वो बात अलग है कि कई बार इमरजेंसी हो जाती है। सर आप तो अपने हिसाब से बोल लेते हो, हाँ ना को ऐसे बोल लेता हूं मैं। देखो इधर देखो, विद्युत का सुचालक अधातु में से अधातु, विद्युत का सुचालक अधातु, विद्युत का सुचालक अधातु मतलब एक ऐसी अधातु जो विद्युत का सुचालक हो। बेटा क्या हो? देखो ये लैंग्वेज सारी की सारी मतलब मैंने वही प्रश्नों की उठाई है, ठीक है ना, जिससे तुम्हें एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो कि पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। वहां पे जाके ये नहीं होना चाहिए कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो देखो विद्युत का सुचालक अधातु मतलब ऐसी अधातु जो विद्युत का सुचालक है, निम्न में से कौन है? बताओ, आयोडीन होगी क्या? तुम बोलोगे नहीं सर। ग्रेफाइट होगी क्या? हीरा होगी क्या? सल्फर होगी क्या? तो हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है मेरे भाई, सल्फर धातु होती है तो विद्युत का चालन नहीं करती। लेकिन ग्रेफाइट एक क्या होती है? ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होती है मेरे भाई, कार्बन का ही रूप होती है, और ये एक ऐसी है धातु होती है जो विद्युत का क्या होती है मेरे भाई? सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत का सुचालक होती है। इसलिए ऑप्शन का आंसर, इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ग्रेफाइट हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? बे ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही हो जाएगा। बताएंगे सभी कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तुम बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई तो अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं? बताएंगे आयनिक जो यौगिक होते हैं वो किसमें घुलनशील होते हैं? मैंने तुम्हें बताया था कि आयनिक जो यौगिक होते हैं मेरे भाई वो जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल एवं कैरोसिन में क्या होते हैं? पेट्रोल कैरोसिन जैसे विलायकों में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, अविलेय होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं। तुम बोलोगे हाँ सर आपने बताया तो था। और अब देखेंगे इसमें, तो बताओ बेंजीन में होगा क्या? तुम बोलोगे नहीं सर बेंजीन में नहीं होगा, बेंजीन में नहीं होगा। तो किस में होगा? पेट्रोल में होगा क्या? पेट्रोल में होगा क्या? तुम बोलोगे नहीं सर पेट्रोल में भी नहीं होगा। तो तुम बोलोगे इस तीसरा ऑप्शन है बेटा जल, जल में होगा क्या? तुम बोलोगे हाँ सर जल में होता है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं किसमें घुलनशील होते हैं? बेटा जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल कैरोसिन और बाकी जो भी विलायक है उनमें क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, 7वां प्रश्न, विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। तो बताएंगे वेल्डिंग के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? सोल्डर काम में लेते हैं मेरे भाई। क्या काम में लेते हैं? सोल्डर काम में लेते हैं। और सोल्डर किस किस का बना होता है? बताओ सोल्डर किस किस का बना होता है? कमेंट करेंगे। मैंने ट्रिक में लिखवाया है, मैंने ट्रिक में लिखवाया है सोल्डर किस किस का बना होता है, सोल्डर धातु किस किस की बनी होती है। हाँ बताएंगे, सीसा और टिन की बनी होती है क्या? क्या सीसा और टिन की बनी होता है क्या? क्या सीसा जिंक की बनी होती है क्या? क्या सीसा और आयरन की बनी होती है क्या? तो कमेंट करेंगे मेरे भाई कि सोल्डर कौन कौन सी मतलब किस किस की मिश्र धातु है। सोल्डर किस किस की मिश्र धातु है। सोल्डर का प्रयोग वेल्डिंग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है मेरे भाई। किस में लिया जाता है? वेल्डिंग करने में। जब तुम देखते हो ना किसी दुकान पर जाते हो मोटर वोटर वाले की पे, तो टांके लगाता है। टांके लगाने का मतलब वो सोल्डरिंग करता है, वो तारों को चिपकाता है, एक धातु से लेता है, एक तार सा इस तरीके से लगाता है, और ऐसे मान लो ये होता है इस तरीके से सोल्डर, और ये क्या करता है? इस तरीके से क्या करता है? इस तरीके से उसको चिपका देता है तार को, ठीक है। और तार क्या हो जाता है? उसमें टाइट हो जाता है। आगे देखेंगे तो कौन सी होती है मेरे भाई? सोल्डर होती है। आगे बताएंगे मेरे भाई देखो अब आ गए हैं एक एक नंबर के प्रश्न जिनको हम अति लघुत्तरात्मक बोलते हैं। भाई मैंने क्वेश्चंस को उस फॉर्म में ही सेट किया है जिस फॉर्म में वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है मेरे भाई। धातुओं के कुछ भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो धातुएं क्या होती है भाई? धातुएं भारी, चमकदार, तन्य तथा आघातवर्ध होती है। ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। इसमें एक चीज और नहीं लिखी, बताएंगे कौन सी नहीं लिखी। तुम बोलोगे सर सोनोरस नहीं लिखी, जिसको हम ध्वनिक बोलते हैं, वो भी क्या है? धातुओं का भौतिक गुणधर्म है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सर इसमें क्यों नहीं लिखा? भाई एक कोई बात नहीं, तुम खुद से भी लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी अपन से पूरे के पूरे आते हो। उसने बोला है कुछ भौतिक गुणधर्म लिखो, उसने ये थोड़ी लिखा सभी गुणधर्म लिखो। भाई कुछ लिखने हैं तो लिख दिए कुछ, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अपन भी ऐड कर लेंगे सोनोरस, ठीक है मेरे भाई। बताएंगे कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम के किसी एक अयस्क का नाम तथा सूत्र बताइए। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, मतलब एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है मेरे भाई? ये निकाला जाता है बॉक्साइट से। किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट से निकाला जाता है। और इस बॉक्साइट का सूत्र होता है बेटा ओ Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि ये इस बॉक्साइट से जब एल्युमिनियम को निकालेंगे तो इस बॉक्साइट को सूत्र को देखेंगे मेरे भाई, इस बॉक्साइट के सूत्र को देखेंगे और इसमें मुझे
ये बताएंगे कि कौन सी विधि से इसमें से एल्युमिनियम निकलेगा, क्या भर्जन से निकलेगा, क्या निस्तापन से निकलेगा, क्या या कौन सी विधि होगी। तीसरी विधि मुझे याद है जो मैं बता नहीं रहा हूं, तो तुम मुझे बताओगे कौन सी विधि है, वो बताएंगे सभी मेरे भाई, सभी बताएंगे कौन सी विधि है, जल्दी बताएंगे सभी कौन सी विधि है मेरे भाई, बताएंगे कौन सी विधि है। तुम बोलोगे सर इसमें O3 आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन आ रहा है, और ऑक्सीजन को तो अपचयन विधि से ही हटाया जा सकता है। कौन सी विधि से हटाया जा सकता है मेरे भाई, अपचयन विधि से ही हटाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा प्रक्रम काम में लेंगे सर, यहां पर हम अपचयन प्रक्रम को काम में लेंगे। कौन से प्रक्रम को काम में लेंगे बेटा, अपचयन प्रक्रम को काम में लेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 3 धातुएं बताइए जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं बेटा, जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं। अब सिक्के किसके बने होते हैं सर, धातु के बने होते हैं। तुम इतिहास वाले किताब में पढ़ रहे होगे चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, तो ये लिख दो भाई, तांबा, चांदी और सोना। कोई दिक्कत है इसमें, तुम बोलोगे नहीं सर कोई बात नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे मेरे भाई, धात्विक चमक किसे कहते हैं, धात्विक चमक किसे कहते हैं बेटा। धात्विक चमक का मतलब है किसी धातु की चमक। तो मैंने बताया था कि धातु जो होती है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु शुद्ध रूप में क्या होती है, उसकी सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। नोट्स की एक एक लाइन यहां तुम्हें क्वेश्चंस के रूप में मिल रही होगी मेरे भाई, यहां तुम देख रहे होगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से अपन ने नोट्स लिखवाए हैं। नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी भी है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हाँ, 1-2 क्वेश्चंस की नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, वो उनको मॉडिफाई करके दे सकता है, जिसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। भर्जन किसे कहते हैं, अब बताओ भर्जन किसे कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों का, सल्फाइड अयस्कों को मतलब सल्फाइड अयस्कों से धातु का निकालना, या फिर मतलब कार्बोनेट अयस्कों से निकालना, या ऑक्साइड के अयस्कों से निकालना। तुम बोलोगे सर सल्फाइड अयस्कों को जब बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम बेटा, भर्जन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। देखो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई, यह प्रक्रिया बेटा हमारे क्या कहलाती है, तुम बोलोगे सर भर्जन कहलाती है मेरे भाई। क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे, और आगे देखते ही देखते अपन पहुंचते हैं इसके आगे। विद्युत तार, देखो ये धात्विक मतलब ध्वनिक, ध्वनिक या सोनोरस धात्विक क्या होती है, लिखेंगे मेरे भाई। देखो ध्वनिक या सोनोरस धात्विक क्या होती है, बताओ क्या होती है धात्विक या सोनोरस धातुएं, बताएंगे सभी भाई, बताएंगे क्या होती हैं, जल्दी बताएंगे सभी भाई, जल्दी बताएंगे सभी कि क्या होती है। बताओ ध्वनिक या सोनोरस धातुएं क्या होती हैं। तुम बोलोगे सर कि जब भी धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है मेरे भाई, क्या उत्पन्न करती है, आवाज उत्पन्न करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो बात आपने समझाई थी। आगे देखेंगे मेरे भाई, विद्युत तार पर पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत क्यों होती है। देखो कल के आंसर भी तुम्हें यहां मिल रहे होंगे, ठीक है ना। देखो ये पीडीएफ में डाल दूंगा भाई, जो भी जुड़ना मतलब जिसको भी जुड़ना है। देखो अभी ग्रुप में मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ग्रुप में मुझसे पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन आप जैसे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हो कि मतलब आप मुझे बता देना भाई मुझे पीडीएफ चाहिए, उस तरीके से मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आगे देखेंगे मेरे भाई, विद्युत तार विद्युत सुचालक धातु से बने होते हैं। जो विद्युत के तार होते हैं बेटा, विद्युत के जो तार होते हैं वो विद्युत सुचालक धातु से बने होते हैं। जैसे कि भाई कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, इनसे क्या होते हैं, ये बने होते हैं तार। भाई तो अपने तार होते हैं ना बिजली के, वो बताओ किसके बने होते हैं। तुम बोलोगे सर कॉपर के भी बने होते हैं, कॉपर का मतलब तांबे के भी बने होते हैं, और किसके बने होते हैं, और एल्युमिनियम के भी बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं। तो विद्युत तार, अब ये जो धातु होती है क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। जैसे ही तुम इनके हाथ लगाओगे तो करंट लग जाएगा ना मेरे भाई। तो देखो विद्युत तार विद्युत सुचालक धातु से बने होते हैं, जबकि पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री विद्युत की कुचालक होती है। भाई धातु के जो तार हैं वो तो विद्युत के क्या है, सुचालक हैं। मतलब उनमें से तो क्या है, जैसे भाई मान लो ये तार है पूरा का पूरा, तो इसमें धारा यहाँ पे भी आएगी, धारा यहाँ पे भी आएगी। मान लो इसको मैंने प्लग में लगा दिया, इस तरीके से मान लो पे लगा और ये प्लग में मैंने लगा दिया, तो इस सिरे पे बताओ करंट आएगा कि नहीं आएगा। तुम बोलोगे हाँ सर इसमें पूरे तार में क्या आएगा बेटा, करंट आएगा। क्यों, क्योंकि ये
विद्युत की क्या है मेरे भाई, सुचालक है। क्या है विद्युत की सुचालक। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर रबर या पीवीसी की कवर चढ़ा दूं, रबर या पीवीसी का कवर चढ़ा दूं, पीवीसी का मतलब एक तरीके से प्लास्टिक है मेरे भाई, ठीक है ना, तो समझेंगे। तो इस पे ऊपर क्या है मेरे भाई, जब इसके ऊपर मान लो पीवीसी या रबर की मैं कवर चढ़ा दूंगा या कोटिंग कर दूंगा, कोटिंग का मतलब इसके ऊपर चढ़ा दूंगा, लेप कर दूंगा, तो बताओ क्या मेरा इस धातु से कांटेक्ट हो पाएगा, क्या मैं इससे जुड़ पाऊंगा क्या। तुम बोलोगे नहीं सर, धातु तो अंदर ही रह जाएगी, आप तो पीवीसी का जो कवर है उसको पकड़ोगे। पकड़ूंगा कि नहीं पकड़ूंगा, तो बताओ पीवीसी का जो कवर है वो क्या है, विद्युत का कुचालक है, तो मुझे करंट आएगा क्या। तुम बोलोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि विद्युत धारा आपके अंदर जा ही नहीं पाएगी, विद्युत धारा आपके अंदर जा ही नहीं पाएगी। भाई समझेंगे ना, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। भाई ये तार है, ये प्लग में लगाया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मान लो लोहे की रोड है, इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, तो मेरे अंदर करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। तुम बोलोगे हाँ सर करंट इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे भाई मैंने क्या किया, इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया, अब कवर को मैंने पकड़ लिया, अब बताओ क्या उस लोहे की रोड का मेरे शरीर से सीधा संबंध हो पाया क्या सीधा मैं उसको पकड़ पाया क्या। तुम बोलोगे नहीं सर, आपके बीच में तो कवर आ रहा है, तो वो कवर जो आ रहा है वो बेटा क्या करेगा, क्या विद्युत धारा मेरे अंदर प्रवाहित होने देगा क्या। नहीं सर, क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि वो विद्युत का कुचालक है मेरे भाई। क्या है, विद्युत का कुचालक है। कोई दिक्कत इसमें, तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, जबकि पीवीसी अथवा रबर जैसी सामग्री विद्युत की कुचालक होती है, जिसके कारण विद्युत तार को छूने पर लगने वाले विद्युत आघात से बचा जा सकता है। विद्युत आघात का मतलब है विद्युत झटका मेरे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है। तो मैंने उस दिन जब किताब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो ये होती है, मतलब अपने पास स्कूल की जो घंटी होती है वो धातु की बनी होती है, और धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं। देखो भाई, और जब भी कठोर सतह से ये टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है, इसलिए स्कूल की घंटी धातु से बनाई जाती है ताकि आवाज दूर तक सुनाई दे सके, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, दो धातुओं के नाम बताइए जो अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो बताएंगे कौन सी धातुएं थी। तो तुम बोलोगे सर जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे जो धातुएं आ रही थी वो ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही थी, अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही थी। तो सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब देखो भाई 10वां क्वेश्चन देखेंगे, लोहे पर जंग क्यों लगता है। लोहे पर जंग क्यों लगता है, बताएंगे क्यों लगता है लोहे पर जंग मेरे भाई। लोहे पर जंग क्यों लगता है बताएंगे सभी। तुम बोलोगे सर लोहे पर जंग क्यों लगता है, तो समझेंगे। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर, आर्द्र वायु का मतलब जहां पे नमी हो, ठीक है, ऐसी हवा जिसमें क्या हो, नमी हो, तो लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ये वो वाली जंग नहीं है, फाइट नहीं है मेरे भाई, ये कोरोजन है। क्या है बेटा, कोरोजन है, ठीक है, जिसे जंग कहते हैं। जंग आयरन ऑक्साइड तथा आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। एक चीज और पूछता है, जंग लगने पर धातु के वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि जंग लगने पर धातु का जो वजन होगा वो बढ़ जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। तुम बोलोगे हाँ सर समझ में आया, बताएंगे सभी, ठीक है। हाँ सर आप अपने आप ही कह लिए करो समझ में आया। अरे नालायक को नहीं आया तो बताएंगे ना, हाँ बताएंगे, नहीं आया तो समझ में तो बताएंगे भैया ना। चलो ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आता है, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। चैप्टर के लास्ट में मैंने लिखाया था, चैप्टर का जब लास्ट करवा रहे थे ना भाई, चैप्टर को जब लास्ट में पढ़ा रहे थे तो मैंने 2-3 लाइनें लिखवाई थी कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन यह बहुत नरम और मुलायम होता है, जिसके कारण इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसलिए इसके आभूषण बनाने के लिए हम इसमें या तो चांदी मिला देते हैं या कॉपर उसमें मिला देते हैं। और भारत में जो अधिकतर जो गहने बनाए जाते हैं, जो आभूषण बनाए जाते हैं, वो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं। 22 कैरेट का मतलब है बेटा कि शुद्ध सोने में से 22 भाग तो अपना क्या है, सोना है, और 2 भाग क्या है, कॉपर या चांदी है, ठीक है मेरे भाई। तो अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का, तुम बोलोगे सर 24 कैरेट का। मेरे भाई यहां से प्रश्न पूछता है कि 22 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है।
22 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है, निकाल के कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा कल की क्लास में, ठीक है ना मेरे भाई, कल की क्लास में मैं बताऊंगा। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 22 कैरेट सोना 24 कैरेट का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना, 24 कैरेट का कितना प्रतिशत है भाई, 22 कैरेट जो सोना है वो 24 कैरेट का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालते हैं प्रतिशत कल सिखाऊंगा। अभी यहां पर देखेंगे उन धातुओं का नाम बताइए जो न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, परंतु भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड व हाइड्रोजन प्रदान करती है। तो बेटा मैंने लिखा था एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक। एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक ये ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो बेटा किसके साथ करती है, तो मेरे भाई ये तो किसके साथ करती हैं, भाप के साथ करती हैं। किसके साथ करती हैं, भाप के साथ करती हैं। बाप के साथ नहीं, फादर की नहीं बोल रहा मैं, भाप की बोल रहा हूं, जिसको हम स्टीम भी बोलते हैं मेरे भैया ना, क्या बोलते हैं, स्टीम भी बोलते हैं। सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन कौन से अवयव है, देखो अभी मैं तुम्हें कमेंट में बता रहा था कि सोल्डर, तुम लिखोगे सोल्डर में कौन कौन से अवयव होते हैं, तो बताओ सोल्डर में कौन से होते हैं। बेटा जो पहला वाला ये जो मैंने बोला था ना ऑप्शन, वही था, सीसा तथा टिन। क्या होते हैं, सीसा तथा टिन होते हैं। कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड क्यों होते हैं, कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड क्यों होते हैं, तो देखेंगे ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता, ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण, एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, कई धातुओं के अयस्क जो होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं। और किस किस के अयस्क होते हैं, सर कार्बोनेट और सल्फाइड के भी होते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड के भी होते हैं। आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, निम्न अयस्कों के सूत्र लिखिए। हेमेटाइट, अब हेमेटाइट किसका है भाई, समझेंगे। हेमेटाइट है लोहे का, मतलब इसमें से लोहा निकाला जाता है भाई, लोहा है वो किसका अयस्क है, वो हेमेटाइट का है। इसमें से क्या निकाला जाता है, सर लोहा निकाला जाता है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। दूसरा है कॉपर पायराइट, ठीक है, इस कॉपर पायराइट का सूत्र क्या हो गया, CuFeS2, CuFeS2। तो ये याद होने चाहिए मेरे भाई, याद होने चाहिए। हेमेटाइट का मतलब क्या याद रखेंगे, जैसे मान लो हेमेटाइट में याद रखेंगे, आप क्या याद रखोगे कि हेमेटाइट में क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है। कैसे याद रखेंगे, सर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मतलब खून की कमी, और खून में किसकी कमी, आयरन की कमी, और आयरन को क्या बोलते हैं, लोहा। तो हेमेटाइट का मतलब क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। जब इसका अपचयन प्रक्रम से क्या कर लिया जाता है, इसमें से लोहे को निकाल लिया जाता है। आगे देखेंगे कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट को हो गया भाई CuFeS2, CuFeS2। अब इसमें S2 है, S2 का मतलब मेरे भाई सल्फर है, मतलब क्या है, सल्फाइड है। अगर ये सल्फाइड है तो क्या किया जाएगा, इसका भर्जन किया जाएगा मेरे भाई। आगे देखेंगे अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो अत्यधिक जो सक्रिय धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण बेटा हम किसके द्वारा करते हैं, बताएंगे, वैद्युत अपघटन द्वारा करते हैं मेरे भाई। किसके द्वारा करते हैं, वैद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब देखो अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण उनके लवणों के वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य बताइए। बताओ तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अपघट्य कौन सा ले रहे थे अपन ने, कल अपन ने जब किया था तो तुम्हें मैंने बताया था कि कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे बेटा, क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। और देखो मैं कल भी तुम्हें बता रहा था कि एनोड पर अशुद्ध धातु लेते हैं। अगर मैंने नोट्स में कहीं गलत लिखवा रखा हो तो उसको एक बार सही कर लेंगे, क्योंकि मैं कंफ्यूज था, ठीक है, या मैं मतलब अभी कंफ्यूज था, मैंने लिखवाया तो मुझे लगा कि मैंने शायद गलत लिखवा दिया, पता नहीं है मुझे प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन एक बार नोट्स को चेक कर लेंगे। एनोड पर अशुद्ध धातु है, एनोड पर अशुद्ध धातु है। कैथोड क्या है, कैथोड की जो पट्टी होगी वो कैसी होगी, शुद्ध धातु की होगी। तो एनोड पर अशुद्ध धातु है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर गलत है तो उसको सही कर लेंगे, ठीक है, और उसके लिए भाई अपने को मतलब दिल से सॉरी, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं, तो ये क्या है भाई, तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन होगा मेरे भाई। कौन सा होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं कौन सी होती है, बताएंगे। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं तो बताओ कौन कौन सी है, तुम बोलोगे सर सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। अच्छा बताओ सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो तुम बोलोगे सर सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। मैं पूछूं कि कितनी तन्य धातु है, कितना किलोमीटर का तार इसके 1 ग्राम से बनाया जा सकता है, तो तुम बोलोगे सर 2 ग्राम सोने, मतलब 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता है मेरे भाई, तार बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखने पर वो पिघलने लग जाती हैं, तो गैलियम तथा सीजियम क्या है बेटा,
ये क्या है, ये ऐसी धातुएं हैं जो हथेली पर लेने पर पिघल जाती है। क्यों पिघल जाती हैं? क्योंकि इनका गलनांक इनका गलनांक क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। मरकरी पारे के अयस्क का नाम बताइए, तो जो कि मैंने बताया था इसका नाम था सिनेबार। क्या था? सिनेबार। पारद या मरकरी के एक अयस्क का नाम बताइए, तो बेटा वो क्या था? सिनेबार था। इसको क्या बोलते थे? मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते थे, जिसको हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित करते थे। फिर उसका हमने अपचयन किया था और अपचयन करके उसको हमने मरकरी में परिवर्तित किया था। ठीक है मेरे भाई। अपर रूप किसे कहते हैं? अब अपर रूप किसे कहते हैं, देखो ये चौथे चैप्टर में आएगा अपने, तो वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके गुणों में तो भिन्नता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अपर रूप। जैसे कार्बन के 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। ठीक है, तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके गुणों में भिन्नता होती है उन्हें अपर रूप कहते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है मेरे भाई। ठीक है, चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। देखो, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो प्राकृतिक की बात कर रहा है मेरे भाई, ये कृत्रिम नहीं कर रहा, तो ध्यान रखेंगे। प्रकृति में जो सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है वो होता है हीरा। कृत्रिम तो बहुत सारे होते हैं मेरे भाई, लेकिन हमें प्राकृतिक की बात करनी है, तो प्राकृतिक रूप से कौन सा पाया जाता है मेरे भाई? हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। आगे देखेंगे, धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती हैं? तो मैंने बताया था बेटा कि धातुएं जो होती हैं अम्लों के साथ या तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो बताओ, धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन बनाती है। धातु प्लस में तनु अम्ल, ये बनाते हैं लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, ये जैसे क्या लिख दिया, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। हाँ भाई, ये धातुएं हैं भाई, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस। जब इनकी अभिक्रिया हम तनु अम्ल के साथ करवाएंगे तो हमें कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी और संगत लवण मिलेगा। अम्ल, अम्लराज जिसको एक्वारेजिया बोलते हैं, बताओ किस भाषा का शब्द था? लैटिन भाषा का। और HCl और HNO3 का अनुपात कितना था? HCl और HNO3 का। अब यहाँ पे HNO3 प्लस HCl का अनुपात पूछा है, तो देखेंगे मैं HCl और HNO3 का पूछ रहा हूँ, HCl और HNO3 का अनुपात बताएंगे। तुम बोलोगे सर HCl और HNO3 का जो अनुपात है वो 3:1 है। अगर मैं पूछूं HNO3 और HCl का अनुपात कितना है, तो तुम बोलोगे सर 1:3 है। तो HCl और HNO3 का पूछे तो 3:1, और अगर HNO3 और HCl का पूछे तो 1:3 हो जाएगा। मतलब कि जहां पे HCl है, मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे 3, और जहां पे 3 है वहां पे 1। तो अम्लराज सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का 1:3 में क्या है बेटा? मिश्रण है। 1:3 में क्या है? मिश्रण है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, निस्तापन किसे कहते हैं? तो बेटा कार्बोनेट अयस्कों का जो क्या था, कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये किसमें परिवर्तित हो रहे थे बेटा? ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहे थे, और इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे थे? निस्तापन कह रहे थे। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, क्यों? तो ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, अतः विद्युत का चालन नहीं होता। तो क्या द्रव अवस्था में करेंगे क्या, या गलित अवस्था में करेंगे क्या? तुम बोलोगे हाँ सर गलित अवस्था में करेंगे। और क्यों करेंगे मेरे भाई? तुम बताओगे कि सर क्योंकि इनके अंदर जो अंतर आयनिक जो बल था वो गर्म करने पर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएंगे? आयन थोड़े बहुत गति करने लग जाएंगे, जिसके कारण विद्युत का चालन हो जाएगा। आगे देखेंगे मेरे भाई 27वां क्वेश्चन, अभिक्रियाशीलता के आधार पर, भाई अभी बहुत सारे प्रश्न रह रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड से लेना पड़ेगा। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कौन से भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो अभिक्रियाशीलता 3 तरीके की, निम्न अभिक्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। आगे देखेंगे भाई जंग क्या होती है? लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? जंग कहते हैं। यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए, लोहे एवं इस्पात को, इस्पात का मतलब स्टील होता है मेरे भाई, इसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? यशद लेपन बोलते हैं। थर्मिट अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो थर्मिट अभिक्रिया का देखो रासायनिक समीकरण संतुलित लिखना है। मैंने बताया था, तुमसे बोला था कि भाई नीचे से तुम उस वाले को जब मतलब थर्मिट अभिक्रिया लिखो तो उसके अंदर नीचे मैंने बताया था कि इस अभिक्रिया को लिख लेना। ये वही अभिक्रिया है बेटा, Fe2O3, मतलब क्या होती है? फेरस ऑक्साइड प्लस में एल्युमिनियम। तो यहाँ पे एल्युमिनियम तो अलग हो जाता है और ये क्या बन जाता है? Al2O3, और ऊष्मा क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। अमलगम किसे कहते हैं? मिश्र धातु बनाते समय यदि अपन ने एक धातु पारा ले ली है तो इसकी मिश्र धातु को क्या बोलेंगे? हम अमलगम बोलेंगे। 32वां क्वेश्चन देखेंगे, उत्कृष्ट गैसों की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, क्यों? उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कोषपूर्ण होने के कारण बेटा।
उत्कृष्ट जो गैस होती हैं उनका संयोजकता कोष का मतलब मैंने बताया था KLMN, तो K में ही मतलब KLMN में इनमें क्या हो रहा था, इनका अष्टक पूर्ण हो रहा था, मतलब इनमें जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उतने इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे थे, इसलिए ये क्या करेंगे, बाहर भागदौड़ नहीं करेंगे। अगर बाहर भागदौड़ नहीं करेंगे तो इनके कारण कोई भी क्या होगी, ये क्रियाशील ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये शांत पड़े रहेंगे भाई, इनका अष्टक पूरा है, इनके कोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो फालतू है ना इनके पास कमी है, ये तो परिपूर्ण है, पूरी तरीके से ये क्या है, संतुष्ट है। तो उत्कृष्ट गैसों के संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण इनकी क्रियाशीलता क्या होती है मेरे भाई, बहुत कम होती है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी एक उपयोगिता बताइए। सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उपयोगिता क्या है भाई इसकी, इसके द्वारा किसी अयस्क से धातु के निष्कर्षण में क्या मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है। कैसे मिल जाता है कि भाई अधिक क्रियाशील है तो ये काम में लेंगे वैद्युत अपघटन विधि, अगर मध्यम क्रियाशील है तो निस्तापन और वर्जन ले लेंगे, और कम है तो उसको सीधे ही गर्म करके काम में निकाल लेंगे। ठीक है ना भाई, उसको मतलब धातु को निकाल लेंगे। कौन सी धातु को वैद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, तो कॉपर, जिंक, टिन, निकिल, सिल्वर, गोल्ड आदि इनको क्या किया जा सकता है, वैद्युत अपघटनीय परीक्षण द्वारा शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। एनोड पंख किसे कहते हैं, जब धातुओं को वैद्युत अपघटनीय परीक्षण विधि द्वारा शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं तो अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे थे बेटा, एनोड पंख बोल रहे थे। कांसा देखेंगे, कांसा नामक मिश्रातु के कौन कौन से अवयव हैं, इस मिश्रातु की एक विशेषता बताइए। तो आगे देखेंगे भाई, कांसा ताम्र और टिन, ठीक है ना, तांबा और टिन, कॉपर और टिन, ठीक है। मैंने बताया था कोक और टी, कांसे को मैंने बताया था कोक और टी, मतलब तुम्हें कोका कोला भी पी और टी का मतलब चाय भी पी, तो कोका टी, तो कोका टी का मतलब कांसा हो गया और कॉपर हो गया, कांसा और कॉपर हो गया, और ये क्या हो गई, टिन। इसकी मिश्र धातु है और इसकी एक विशेषता बतानी है। तो बेटा कांसा जो होता है विद्युत का क्या होता है मेरे भाई, कुचालक होता है। कांसा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, धातुओं का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि धातुएं क्या होती है बेटा, ऊष्मा की सुचालक होती है, तथा इनका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इसलिए इनका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। धातुओं के सामान्य गुणधर्म बताइए। ये वही बातें आ गई भाई, धातु। अब देखो ये कितने नंबर के आ गए, 2 2 3 3 नंबर के आ गए। ठीक है ना, 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो कितना लिखना है, इतना लिखना है। तो कैसे, धातुओं के भौतिक गुणधर्म तो लिखेंगे, धातु शुद्ध अवस्था में धातु की सतह चमकदार होती है, इसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस व कठोर होती है तथा भिन्न भिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। धातुएं आघातवर्धनीय एवं तन्य होती है। देखो मेरे भाई, जब एक एक नंबर का प्रश्न था तो हमने उसको एक ही लाइन में लिख दिया था कि मतलब इसके भौतिक गुणधर्म में धातु कठोर, तन्य, आघातवर्ध, ध्वनिक और विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में पूछा तो हमने प्रश्न को मतलब उत्तर को बड़ा करके लिखा है। ठीक है ना, लिखने का भी ध्यान रखेंगे बेटा, लिखने के ही नंबर है, याद करने के नंबर नहीं है। चौथा देखेंगे इसका टॉपिक, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है तथा इनका गलनांक भी उच्च होता है, अतः इनको खाना बनाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। धातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती है, अतः बिजली के तारों पर पीवीसी क्लोराइड की रबड़ की परत चढ़ाते हैं, यह परत विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं ध्वनिक या सोनोरस होती है, अर्थात कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं। अधातुओं के सामान्य गुण लिखेंगे बेटा, देखो तो अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस हो सकती हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक अधातु होती है, भी क्या होती है, चमकीली होती है। अधातुएं आघातवर्धनीय एवं तन्य होती है। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक धातु से कम होता है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। है बेटा ग्रेफाइट जो कि विद्युत की सुचालक होती है। अधातुएं सोनोरस नहीं होती। ये वही चीजें मैंने बताया था कि भाई धातुओं में तो होंगी, धातुओं में नहीं होंगी। मैग्नीशियम तथा सल्फर को दहन करने पर क्या होगा, तो मैग्नीशियम और सल्फर को दहन करने पर क्या होगा बेटा, इसमें तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम को जब करेंगे तो क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और सल्फर को करेंगे तो सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, चलो देखते हैं करने पर क्या होगा। प्राप्त यौगिक का पानी में विलयन बनाकर लिटमस की जांच करके बताइए कि कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है तथा कौन सा क्षारीय, समीकरण सहित बताइए। तो पहले मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम को वायु में गर्म करने पर, देखो भाई, मैग्नीशियम को वायु में गर्म करने पर चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ दहन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं भाई, धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, बोलोगे क्षारीय प्रकृति के। और क्षार क्या करते हैं, क्षार सर छालानी, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं मेरे भाई। तो क्योंकि Mg धातु है तथा धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, इस ऑक्साइड को पानी में घोलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर
देता है। अभिक्रिया देखेंगे Mg प्लस में O2 तो ये बन गया MgO, और यहाँ पे MgO प्लस में H2O तो ये बन गया था MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है सर। कहां पे काम में लिया जाता है? पेट की अम्लता को कम करने के लिए काम में लिया जाता है, पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। सल्फर भी वायु से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि अम्लीय है, क्योंकि सल्फर अधातु है। सल्फर कैसी है बेटा? अधातु है। और अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? ए आ रहा है मतलब अम्लीय। तो इस ऑक्साइड को पानी में घोलने पर अम्लीय विलयन बनेगा, जो कि नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ये इसकी अभिक्रिया है, सल्फर प्लस में ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। चौथा प्रश्न है भाई तुम्हारे, चौथा प्रश्न है, कॉपर तथा एल्युमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होगा? प्राप्त ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी है? अभिक्रिया सहित बताइए। क्या धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं क्या? तो देखो मेरे भाई, कॉपर तथा एल्युमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर एक तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड, और एल्युमिनियम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा भाई, क्योंकि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रही थी? धातु ऑक्साइड बना रही थी मेरे बेटे, वो धातु ऑक्साइड बना रही थी। और धातु ऑक्साइड में एक चीज याद रखेंगे कि धातु ऑक्साइड जो बना रही हैं, धातु ऑक्साइड जो बना रही हैं, तो धातु ऑक्साइड कैसी होती हैं? क्षारीय प्रकृति की होती हैं। तो देखेंगे कॉपर तथा एल्युमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होगा? तो मुझे पता चल गया कि गर्म करने पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब भी कोई धातु करती है तो वो बेटा ऑक्साइड बनाती है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, प्राप्त ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी है? तो बताओ, धातु ऑक्साइड जब बनेंगे तो उनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। अभिक्रिया सहित बताइए, क्या धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं? बताओ, धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं क्या? बताएंगे सभी। चलो देख लेते हैं। ठीक है, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर की जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। इसी प्रकार एल्युमिनियम की करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय तथा क्षार के दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइडों को हम क्या कहते थे बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते थे। क्या कहते थे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते थे। और ये क्या करते थे? अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। कैसे करता है देखेंगे। Al2O3 प्लस में 6HCl, मतलब यहाँ पे क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड है जिसकी अभिक्रिया हम अम्ल के साथ करवा रहे हैं, तो ये बनेगा AlCl3 प्लस में 3H2O। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ करवा रहे हैं तो बना है, क्या बना है? 2NaAlO2 प्लस में H2O। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुलकर, मतलब कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? क्षार करते हैं। अधातु जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? अम्ल प्रदान करते हैं। और धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaOH बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तथा कास्टिक सोडा इसका क्या है? नाम है बेटा, कास्टिक सोडा भी इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? K2O है, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड है। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड मतलब Pb। ठीक है, K का मतलब पोटेशियम, सोडियम, फेरस, कॉपर, मतलब Ag का मतलब क्या है तुम्हारे पास? मतलब सिल्वर आदि धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा तुलना करके इनकी क्रियाशीलता की व्याख्या कीजिए। तो भाई देखो, सक्रियता श्रेणी के अनुसार देख लेंगे हम। तो पहले कौन सा आता है? बताओ। तो इसमें देखो, इसने लिखा हुआ है ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता दर्शाती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि खुले में रखने पर ये क्या होती है? ये धातु ऐसी होती है कि खुले में रखने पर भी क्या पकड़ लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। सामान्यतः तापमान मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षा प्रदान करती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन भी नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर
कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत जम जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उपरोक्त सभी धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम निम्न तरीके से है। तो वही है भाई, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सोना और होता तो सोना इसके आगे आ जाता, एजी आ जाता। एजी के आगे क्या आ जाता है, यहाँ पे एजी के आगे क्या आ जाता बेटा, एयू और आ जाता। आगे देखेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। विभिन्न धातुओं के उदाहरण से इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखो भाई, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर रही थी तो क्या बना रही थी, बताओ क्या बना रही थी सर, हाइड्रोक्साइड बना रही थी। धातु हाइड्रोक्साइड बना रही थी और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही थी, मुक्त हो रही थी और ऊष्मा भी निकल रही थी। तो देखेंगे भाई, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जल में विलय होकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं तथा यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, जिससे उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, मतलब जलने लग जाती है। ठीक है मेरे भाई, ये अपन ने कल किताब में पढ़ा था। देखो, पोटेशियम की जब अभिक्रिया जल के साथ करवाई तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकाल दी और ऊष्मीय ऊर्जा भी बाहर निकल गई। ठीक है, ऐसे इसने क्या किया, सोडियम की तो सोडियम की जब अभिक्रिया करवाई तो इसने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाई और ऊष्मीय ऊर्जा भी क्या हो गई बेटा, बाहर निकल गई। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है। जल के साथ जो कैल्शियम होता है उसकी अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है, इसलिए कैल्शियम की जब अभिक्रिया इसके साथ करवाई तो हमें बिना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या मिला है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है और हाइड्रोजन गैस मिली है। अब देखेंगे, मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देता है। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन ये धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। क्या देती हैं, धातु क्या देती हैं बेटा, धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, तो देखो ये इनकी अभिक्रिया हो गई। एल्युमिनियम की जब अभिक्रिया करवाई तो AlO3 बना। ठीक है, फेरस की जब अभिक्रिया करवाई तो Fe3O4 बना। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और फेरस ऑक्साइड बना। लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। ये सारे के सारे नोट्स में यूं लिखवाई हुई है। ठीक है मेरे भाई, एनोडीकरण क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। एनोडीकरण क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। तो मेरे भाई देखेंगे, अभी तो भाई 12वां पेज चल रहा है, 30 पेज 33 पेज हैं। देखो एनोडीकरण क्या होता है, इसके उपयोग हैं भाई। इसके बताओ, तुम मुझे बताओगे आज कमेंट में, क्या मुझे इसकी कल इसकी क्लास और लेके आऊं क्या, बताओ, या फिर चौथा चैप्टर स्टार्ट करें। देखो इसके क्वेश्चंस के आंसर मैंने सारे लिखे हुए हैं। अपन ऐसे करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में लेते हैं, काफी टाइम हो गया, टाइम देखता हूं एक बार, 42 मिनट हो गए। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। एनोडीकरण क्या होता है मेरे भाई, देखेंगे। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, जिसको हम एनोडीकरण बोलते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संक्षारण से बचाती है। संक्षारण से अधिक बचाव के लिए हम इस परत को और थोड़ा मोटा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, है ना। तो देखो, वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से और अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है। इस ऑक्साइड की परत को रंगकर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करने पर ये तैरने क्यों लग जाती है, तो ये तो बेटा मैंने बताया हुआ है बार बार। ठीक है ना, कि इसमें क्या होंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो उसके बुलबुले इनके ऊपर चिपक जाएंगे, जिसके कारण क्या करने लग जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। इसको तुम पढ़ोगे मेरे भाई, ठीक है ना, इसको तुम पढ़ोगे, क्लास को मतलब यहाँ पे रोकेंगे इसको और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न अपन ने पढ़ लिया। धातु की जब भी अम्लों के साथ अभिक्रिया होगी, संगत लवण और कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। आगे देखेंगे, देखो भाई इसमें और क्या चीज थी, धातु भी थी क्या इसमें, ठीक है धातु ही थी। ठीक है मेरे भाई, आगे यहां तक पढ़ेंगे भाई इसमें, ठीक है ना। देखो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी पर ने पढ़ी ली भाई। इसमें धातु का भी क्रियाशीलता घटते क्रम में लिखा जाता है। ये इसकी सक्रियता श्रेणी की मतलब ये क्या होगी, सारणी होगी। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता को नजी आ गया हो, सबसे अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, और ये क्या हो जाएगा, सबसे कम क्रियाशील। ठीक है, इसमें लिखी रखा है अपन ने। इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो हाँ,
धातु लवण का है भाई, धातु लवण में एक मतलब एक धातु ए है और धातु बी लवण है, मतलब जो अधिक क्रियाशील होगी वो क्या कर देगी, इसको विस्थापित कर देगी, इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे देखेंगे, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना मेरे भाई। आगे देखेंगे, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं, परंतु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित क्यों नहीं होती। तो ये बताएंगे मेरे भाई, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 क्या एक प्रबल संक्षारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है, जो कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, एवं स्वयं नाइट्रोजन के साथ मतलब नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये देखो इस तरीके से इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। क्या होगा जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की एक पट्टी डाली जाती है, तो ये ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, यहां से प्रश्न बन जाता है कई बार। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की पट्टी डालते हैं तो बताओ सिल्वर अधिक क्रियाशील है या कॉपर अधिक क्रियाशील है, तो तुम बोलोगे कि सर कॉपर अधिक क्रियाशील है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट में से जो नाइट्रेट है ना, ये कॉपर के ऊपर आ जाएगा मेरे भाई, और क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि ये तो कम क्रियाशील है सिल्वर, और कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो ये अधिक क्रियाशील है, तो इसमें से क्या करेगा, इसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। सिल्वर से बोलेगा कि चल मेरे भाई तू तो निकल यहां से, और नाइट्रेट को अपने साथ लेके आ जाएगा, तो कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। तो विलयन से Ag पृथक हो जाता है तथा कॉपर नाइट्रेट बनता है, जिसके कारण विलयन नीला हो जाता है, क्योंकि सिल्वर की तुलना में कॉपर क्या है बेटा, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, अब दूसरा है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी डाली जाती है, तो बताओ अब जिंक क्या है, बताओ केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी डाली जाती है तो विलयन से कॉपर पृथक हो जाता है, और कॉपर सल्फेट का देखो, कॉपर सल्फेट का जो विलयन नीला रंग है वो गायब हो जाता है, तथा जिंक सल्फेट बनता है। ये जिंक होगा ना, इस सल्फेट को लेके अपने पास आ जाएगा और जिंक सल्फेट ले आएगा, क्योंकि जिंक क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है मेरे भाई, ये अभिक्रिया हो गई, यहाँ पे ये रंगहीन हो जाएगा। पहले कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीला था वो जिंक सल्फेट का बनते ही कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन का मतलब उसमें से कोई भी रंग नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रकृति में धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है, समझाइए। पृथ्वी की भूप्रपटी धातुओं का मुख्य स्रोत है, समुद्री जल में भी NaCl MgCl आदि विलेय लवण उपस्थित होते हैं। कुछ धातुएं भूप्रपटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ यौगिकों के रूप में मिलती है। सक्रियत श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। फिर सक्रियत श्रेणी में क्या होंगे भाई, देखो मध्यम की बात हो गई, सल्फाइड और इसके सल्फाइड कार्बोनेट और इसके अयस्कों में पाए जाएंगे ऑक्साइड के में। अब अधिक क्रियाशील जो धातुएं होती है उनको कैसे निकाला जाता है भाई, कैसे निकाला जाता है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुएं इतनी अधिक क्रियाशील होती है, अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जिंक, फेरस, लेड आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूप्रपटी में मुख्यतः ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, वर्जन और निस्तापन में अंतर बताना है, तो वर्जन में देखो भाई, ये वर्जन और निस्तापन में अंतर, जब भी अंतर की बात करें इस तरीके से बीच का अयस्क खींच के फिर तभी बनाना है मेरे भाई। ठीक है ना, चलो यह प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है, यह कार्बोनेट के अयस्कों की। इसमें क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में इसको वायु की सीमित, इसमें वायु अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। मैं इसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में, देखो भाई इसमें क्या होगा, सीमित होगा। इसमें लिखेंगे इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, सीमित वायु की उपस्थिति में। ठीक है मेरे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीमित वायु की उपस्थिति में। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, सीमित वायु की उपस्थिति में। देखो यहाँ पे लिखेंगे सीमित, ठीक है ना। देखो देखो भाई, इसमें अयस्क को सीमित और लगाएंगे भाई, यहाँ पे क्या होगा, सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर इसका उदाहरण बता दिया इसने। ठीक है ना, जिंक सल्फाइड है, जिसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई तो जिंक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है जो कि जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। आगे के प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं अपन, किसी अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त पदोच्चारणों का एक चार्ट बनाइए। किसी अयस्क से देखते हैं भाई क्या है। ठीक है, देखो ये वाली चीज मैंने बताई थी, यहाँ पे अयस्क है, अयस्क का सांद्रण करेंगे, उच्च अभिक्रियाशील है, ये 3 बार बता चुका हूँ भाई, है ना। गलित धातु का वैद्युत अपघटन, यहाँ पे शुद्ध धातु बन जाएगी। मध्यम अभिक्रियाशील जो धातु होंगे उनका कार्बोनेट अयस्क होगा, सल्फाइड अयस्क होगा, कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन होगा, सल्फाइड अयस्कों का भर्जन होगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा और क्या हो जाएगी, अपन को धातु का अपचयन करेंगे और धातु का शोधन हो जाएगा। ऐसे निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं
ठीक है। अभी जो निम्न अभिक्रियाशील धातु हैं इनको सल्फाइड अयस्क में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, फिर इनको भर्जन कर देंगे। मतलब सल्फाइड अयस्क में होंगी ये निम्न अभिक्रियाशील धातु जो कैसी होंगी, सल्फाइड अयस्क में होंगी, भर्जन हो जाएगा इनका, फिर धातु निकल जाएगा, फिर उसको हम क्या कर देंगे, परिष्करण कर देंगे। तो सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, तो मैंने बताया था कि सोने की जो शुद्धता होती है बेटा कैरेट में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, कैरेट में। अरे वो नालायक, वो कैरेट नहीं है जिसको तुम उठा के लेके जाते हो सब्जी मंडी में से, नालायक हो, ये कैरेट है, इसके माप है, ठीक है ना। शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते, इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि वो मुलायम होता है, ठीक है। उसको ठोस बनाने के लिए तांबा या चांदी मिलाया जाता है। अधिकांशतः 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, खुली वायु में कुछ दिन रखने पर सिल्वर चांदी की वस्तुएं काली क्यों हो जाती है, बेटे पहले चैप्टर में पढ़ा था, तीसरे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों चढ़ जाती है, क्योंकि इनके ऊपर क्या चढ़ जाती है, किसकी परत चढ़ जाती है बताओ, सिल्वर पर सल्फाइड की परत बन जाती है। सिल्वर पर किसकी परत बन जाती है, सल्फाइड की। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर सिल्वर के साथ अभिक्रिया करती है, जिसके कारण सिल्वर पर सल्फाइड की परत बन जाती है। और कॉपर पर किसकी अभिक्रिया चढ़ जाएगी, कॉपर पर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। कॉपर पर किसकी परत चढ़ जाती है, कार्बोनेट की परत। तो कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे हरे रंग के बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत इसकी सतह पर चढ़ने लगती है, जिससे इसकी सतह भूरे रंग की धीरे धीरे कैसे हो जाती है, भूरे रंग की चमक धीरे धीरे क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है, ठीक है। और कैसे रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की। देखो ध्यान से समझ लेंगे, सिल्वर के ऊपर तो किसकी, सल्फाइड की, और कॉपर के ऊपर कार्बोनेट की, कॉपर के ऊपर कार्बोनेट की, लोहे के ऊपर ऑक्साइड की, लोहे के ऊपर ऑक्साइड की। ध्यान से समझेंगे, सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की, कॉपर के ऊपर कार्बोनेट की, लोहे के ऊपर किसकी, ऑक्साइड की, ठीक है। देखेंगे जिंक आयरन से भी अधिक विद्युत धनी है, जिंक है जो आयरन से भी विद्युत धनी है, अतः इसका संचारण आयरन से अधिक तेजी से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, जबकि इसे आयरन के रक्षण गैल्वेनीकरण हेतु प्रयुक्त करते हैं। भाई देखो समझिए, जो जिंक होता है वो लोहे से भी क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या ले रहे हैं, इसकी परत चढ़ा रहे हैं अपन, लोहे के ऊपर क्या कर रहे हैं, इसकी परत चढ़ा रहे हैं। तो क्यों चढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो इससे भी अधिक संचारण हो जाना चाहिए ना इसका जल्दी। तुम बोलोगे हाँ सर हो तो जाना चाहिए, तो देखेंगे जिंक जब आर्द्र वायु के संपर्क में आता है तो इस पर क्षारीय जिंक कार्बोनेट मतलब ZnOH का होल ट्वाइस ZnCO3 की रक्षी परत बन जाती है, मतलब जो इसका रक्षण करती है, इसको बचाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, यह परत जिंक की पुनः अभिक्रिया से रक्षा करती है, अतः जिंक का संक्षारण नहीं होता, अतः इसे लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। भाई क्या होता है देखो, अब जिंक भी खराब होना चाहिए, अभिक्रियाशील है, लेकिन बेटा जिंक क्या करता है, जैसे ही आर्द्र वायु के संपर्क में आता है ना, तो वो जिंक कार्बोनेट, क्षारीय जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना। क्षारीय जिंक कार्बोनेट का मतलब है ZnOH का होल ट्वाइस ZnCO3 की रक्षी परत बना लेता है। अब ये परत क्या होती है, इसको संक्षारण से बचा लेती है। जब इसको संक्षारण से बचा लेते हैं तो इसका संक्षारण होगा ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग किसमें करते हैं, लोहे के ऊपर इसको चढ़ाते हैं, ताकि लोहे की क्या किया जा सकते हैं, संक्षारण से बचाव किया जा सके। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर सकती हैं। यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, इनमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। इसलिए आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का किसके साथ देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जे हैं भाई, ये मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हमने क्या लिया है, फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम की जब अभिक्रिया करवाई है तो फेरस अलग बन गया और AlO3 अलग बन गया। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, लोहे का शुद्ध अवस्था में उपयोग क्यों नहीं किया जाता। लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इससे स्टेनलेस स्टील किस प्रकार बनाया जाता है। तो लोहे को शुद्ध अवस्था में उपयोग में नहीं लिया जाता क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। लोहे की कठोरता को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं, कितना, लगभग 0.05%। प्रश्न पूछ लेता है यहाँ से, मान लो कहीं भी पूछ ले या पूछ लेता है तो क्या लिखेंगे कि लगभग 0.05% मिलाते हैं, इससे लोहा कठोर एवं प्रबल हो जाता है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम को मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील का मतलब इस्पात कठोर होता है तथा इस पर जंग नहीं लगता। इस प्रकार लोहे के साथ अन्य पदार्थ मिलाने से इसके गुण क्या हो जाते हैं बेटा, बदल जाते हैं। शुद्ध धातु की तुलना में मिश्र धातु में
गलनांक और विद्युत चालकता में क्या परिवर्तन आ जाता है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा कि इनकी गलनांक और इनकी चालकता क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातों की विद्युत चालकता गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते मतलब कॉपर और जिंक की मिश्र धातु पीतल तथा ताम्र एवं टिन की मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक है, जबकि ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने के लिए किया जाता है। भाई तांबे का तो प्रयोग किया जाता है लेकिन तांबे की मिश्र धातु का नहीं किया जाता, तो लिखेंगे क्यों, तो बताएंगे कि सर तांबा तो विद्युत का सुचालक है लेकिन तांबे की मिश्र धातु विद्युत का क्या है, कुचालक है, वो विद्युत का चालन नहीं करती, इसलिए आगे बढ़ेंगे देखेंगे। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु सोल्डर है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, सकृत श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। तो सकृत श्रेणी में नीचे आने वाली धातु को ओनली सीधा ही गर्म कर लिया जाता है, भर्जन प्रक्रिया मान लेंगे एक तरीके से कि भर्जन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनको गर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, गर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना भाई, ये HGS है मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जिसको ऑक्सीजन पे करेंगे तो मर्क्यूरी को मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा, फिर इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो अपने पास मर्करी बन जाएगा। आगे देखेंगे भाई यहाँ पे इसी तरीके से कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे, फिर कॉपर ऑक्साइड की फिर से गर्म करेंगे तो कॉपर बन जाएगा मेरे भाई। आगे देखेंगे सकृत श्रेणी में सबसे ऊपर धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, तो अपन ने देख ही लिया भाई, अभी भी किसके किया जाता है, वैद्युत अपघटनी परिष्करण से किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो एनोड पर क्या हो जाएगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा, ये अपन को पता है। अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है, तो देखेंगे खनिज अयस्कों में बहुत सारी अशुद्धि होती है, जैसे कि पत्थर के टुकड़े, मिट्टी, रेत आदि होती है, जिन्हें हम गैंग या आधात्री भी कहते हैं बेटा। अगर ये गैंग की जगह आधात्री पूछ ले, देखो गैंग के ब्रैकेट में बना के लिख लेंगे आधात्री, ताकि तुम्हें याद रहे। कई बार वो गैंग न देकर आधात्री पूछ लेगा, तुम बोलोगे सर ये क्या आ गया, तो बेटा गैंग को ही आधात्री बोलते हैं। सांद्रण की क्रिया द्वारा इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। सांद्रण की क्रिया कर लेने के बाद अयस्क धातु के निष्कर्षण के लिए अधिक उपयुक्त बन जाते हैं। अयस्कों के समृद्धिकरण तथा धातु के परिष्करण में अंतर बताइए। अयस्कों के समृद्धिकरण और धातु के परिष्करण में अंतर बताइए। देखो समझेंगे, समृद्धिकरण का मतलब क्या है, अयस्कों से मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियों या गैंग को हटाना अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाता है। ठीक है, विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुओं में अनेक अपद्रव्य बच जाते हैं बेटा, अनेक अपद्रव्य बच जाते हैं, जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु का परिष्करण कहलाती है। इसमें तो अशुद्धियों को हटा रहे थे और इसमें अपद्रव्यों को हटा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है ना, इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न अपचयन प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया के लिए ओनली विद्युत अपघटन प्रक्रिया को काम में लिया जाता है। देखेंगे आगे, किसी धातु की तनु H2SO4 से अभिक्रिया, देखो धातु की किससे करवा रहे हैं, अम्ल से अभिक्रिया करवा जाती है। उत्सर्जित गैस को चित्र में दिखाई गई विधि से एकत्रित किया जाता है। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, दे देंगे भाई। उस गैस का नाम बताओ कौन सी है, तो धातु जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है, तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा देखेंगे, गैस को एकत्र करने की विधि का नाम बताइए। बताओ गैस की एकत्रित करने की विधि का नाम क्या है, बताएंगे। देखो भाई, कौन सी है गैस को एकत्रित करने की विधि, कौन सी है, आसवन विधि। कैसे है आसवन विधि, कि इसको आसुत किया जा रहा है, मतलब इसको मतलब डिस्टिल किया जा रहा है, इसको गर्म करके इसके जो भाप है उस भाप से क्या बनाया जा रही है, गैस बनाई जा रही है। उस भाप में क्या गैस है, देखो क्या गैस जल में विलय है अथवा नहीं, बताएंगे क्या गैस जल में विलय है अथवा नहीं, तो हम बोलेंगे सर नहीं है। अगर ये जल में घुली रहती तो ये ऊपर थोड़ी दिखती अपन को, नहीं दिखती सर, तो ये किस में घुली रहती, जल में ही घुली रहती। ठीक है, देखेंगे आगे, क्या गैस वायु से हल्की है, क्या गैस वायु से हल्की है अथवा भारी, तो बताएंगे क्या गैस वायु से हल्की है क्या, हाँ सर हल्की है। ठीक है, तो लिखेंगे गैस वायु से हल्की है। और गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन का H2 हो जाएगा। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, मैंने बता दिया भाई। ठीक है, और गलित अवस्था में करते हैं तो क्यों करते हैं। अब आगे निबंधात्मक मतलब बड़े बड़े प्रश्न, धातुओं की धातु तथा अधातुओं की क्रिया से आयनिक यौगिक बनने को समझाइए तथा आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म भी बताइए, अथवा MgCl परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। मैग्नीशियम व क्लोरीन के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है मेरे भैया ना, MgCl2 है, MgCl2 यौगिक का बनना दर्शाइए। तो देखिए धातु विद्युत धनी होती है अतः आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बना लेती है। धातु विद्युत ऋणी होती है, ये आपस में, देखो भाई आयनिक यौगिक का बताया था ना मैंने कि धातुएं जो होंगी वो तो क्या देंगी, इलेक्ट्रॉन दे रही होंगी। क्या दे रही होंगी बेटा, धातुएं तो इलेक्ट्रॉन देंगी, लेकिन अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेंगी और इस तरीके से जो बंध बनेंगे, जो यौगिक बनेंगे वो कहलाएंगे आयनिक यौगिक। क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक। अब देखेंगे आगे, सोडियम और मैग्नीशियम के लिए वो देख लेते हैं अपन। ठीक है ना, देखो ये रहा सोडियम और मैग्नीशियम।
तो देखो भाई सोडियम में क्या हुआ, Na और Na में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 2 8 1 था, 2 8 1, इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। तो ठीक है, ये कैसा हो गया, सोडियम धनायन हो गया। यहाँ पे क्या है, क्लोराइड ऋण आयन है। यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, फालतू है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और इस तरीके से क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ये बिंदु संरचना है, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड की बिंदु संरचना। ठीक है ना, तो ये Na था, अब ये डॉट यहाँ से इधर आ जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है जो इधर आ जाएगा, और ये क्या बना देगा, NaCl बना लेगा मेरे भाई। ठीक है, इसी तरीके से Mg बना लेगा। Mgcl2 में क्या होगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े है, 1 की। तो अब इसको ये क्या बोल रहा था, मैं तुम्हें कल बता रहा था कि ये बोलेगा कि मुझे तो 2 ही देने हैं, कि तुझे लेने हैं तो ले ले। तो ये क्या करेगा मेरे भाई, 2 क्लोरीन होंगे जो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, और हमारे पास बन जाएगा MgCl2 बन जाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो भौतिक प्रकृति मैंने बताई दी थी, गलनांक और कथनांक क्या होता है इनका, बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता बता दी थी, वैद्युत चालकता मैंने तुम्हें समझा दी थी। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उत्तर देखिए, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए निम्न प्रयोग करते हैं मेरे भाई। कैसे करेंगे कि भाई इसमें अपन ने क्या लिया, एक धातु का तार लिया, क्लैंप से बांध दिया, स्टैंड लिया, और यहाँ पे इसको गर्म करेंगे। एक मोम की सहायता से एक पिन चिपका दी है, जब अगर ये गर्म होगी तो मोम की पिन क्या हो जाएगी, छूटकर नीचे गिर जाएगी। तो देखेंगे आगे। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या है, ऊष्मा का सुचालक है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु के निष्कर्षण की विस्तृत विवेचना कीजिए। भाई ये जो होती है, मतलब अपने पास सक्रियता श्रेणी में मध्य में जो स्थित होती है धातुएं, वो कार्बोनेट, सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं, या इनके ऑक्साइड के अयस्कों के रूप में पाई जाती है। इनको हम भर्जन, निस्तापन एवं अपचयन प्रक्रम द्वारा क्या कर सकते हैं, इनको शुद्ध कर सकते हैं, या इनका निष्कर्षण कर सकते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं, निष्कर्षण कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे। देखो भर्जन, निस्तापन और इसके बारे में बताया गया है। चौथा प्रश्न है धातु एवं धातुओं के बीच में। तो देखो भाई इसने धातुओं के लिए लिखा है कि ये सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, और ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। धातुएं तीनों अवस्था में पाई जा सकती हैं, लेकिन धातुएं क्या पाई जाएंगी, ठोस अवस्था में। ये तन्य और आघातवर्धनी होती है, भंगुर होती है, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती। ठीक है, अब देखो यह ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। विस्मित क्या है, इसमें अपवाद है। ठीक है, अब इस देखो इसने अपवाद भी लिखे हुए हैं, तो इनको देख लेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया था, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये अधातुओं के, ये किसके हैं, धातुएं अधातुओं में गुणों में विभेद, और ये किसमें थे भाई तुम्हारे, ठीक है, ये भौतिक गुणों में विभेद थे, और ये रासायनिक गुणों में विभेद है। ठीक है भाई, चलो आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे। धातु की भाप के साथ अभिक्रिया को निम्न चित्र, ये चित्र मैंने तुम्हें समझा दिया था इस तरीके से। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं तुम्हें। आगे देखेंगे भाई, ये समझाया था मैंने। ठीक है ना, जो चीज नहीं समझाई उसको देखते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके बनाने के उद्देश्य को भाई हम क्या कर सकते हैं, मिश्र धातु क्यों बनाते हैं भाई, मिश्र धातु इसलिए बनाते हैं ताकि इनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार, इनका गलनांक और कथनांक के अनुसार इसको हम क्या कर सके, काम में ले सके। और क्या होती है भाई, जब 2 या 2 से अधिक मिश्र धातुओं को मतलब क्या किया जाता है, समान अनुपात में या समांगी जो मिश्रण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। ये देखो इसमें लिखी हुई है, कठोर बनाना है इसलिए काम में ले सकते हैं, शक्ति बढ़ाने के लिए काम में, संक्षारण रोकने के लिए, गलनांक को कम करने के लिए, घरेलू उपयोगों में लेने के लिए। जंग किसे कहते हैं, निम्नलिखित इसके लिए किन किन आवश्यकताओं का पूरा होना आवश्यक है। तो देखो भाई लंबे समय तक देखो किस किस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वायु की जरूरत पड़ती है, नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आगे देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये चित्र मैंने तुम्हें समझाया था 3 तरीके से। इसमें क्या है, इसमें तो क्या है भाई अपने पास निर्जल कैल्शियम क्या है, क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड का मतलब ये तो कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेगा, नमी को अवशोषित कर लेगा। ये पानी में पड़ी हुई है, इसके हवा लगेगी नहीं, अगर हवा नहीं लगेगी तो जंग भी नहीं लगेगी, क्योंकि जंग लगने के लिए हवा और किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, जंग लगने के लिए मेरे भाई हवा की और पानी की, हवा की और नमी की जरूरत पड़ती है। इसको नमी तो मिल गई लेकिन हवा नहीं मिली, इसलिए इसमें भी जंग नहीं लगेगा। और इसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, क्योंकि इसमें हवा भी मिल रही है और नमी भी मिल रही है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखेंगे क्या कौन कौन सी विधियां हैं जिससे संक्षारण से बचाव किया जा सकता है। तो देखो लोहे पर तेल या ग्रीस की तह का मतलब होता है सतह जमाकर या उसके ऊपर लगाकर, ठीक है, पेंट करके, प्लास्टिक की परत चढ़ाकर या सदलेपन द्वारा, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा और मिश्र धातु बनाकर। अयस्क किसे कहते हैं भाई, जैसे खनिज जिनमें क्या पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में धातुएं पाई जाती है, अयस्क कहलाते हैं। बहुमूल्य अयस्कों को क्या कहते, मतलब बहुमूल्य खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ये एनोड पंख वाली विद्युत अपघटन परिष्करण था जो मैंने बता दिया था। ठीक है, इसमें भी क्या कर रहे हैं अपन, तांबे का तार ले रहे थे, इसमें क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है ना, तो लोहे पर क्या हो जाएगी, फिर किसकी परत चढ़ जाएगी, सल्फेट की परत चढ़ जाएगी, फेरस सल्फेट की परत चढ़ जाएगी। इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे होते हैं। आज की क्लास खत्म होती है मेरे भाई, बताएंगे किसी को कोई दिक्कत है तो, है ना। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। हाँ, ये प्रश्नों को भाई मैं भेज दूंगा PDF पे, ठीक है, अगर होगा तो जैसे भी व्यवस्था बैठती है। ठीक है, नहीं इसमें मैंने पूरी चीजें दिखाई है, तुम्हें समझाई है। ठीक है भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल।